नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं मिकू, आपके YouTube चैनल देव क्लासेज बाई गोपाल सर पर आज मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश ग्रामर को बहुत हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट ही नहीं, एक लैंग्वेज है और सबसे बेहद ज़रूरी होती है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना। तो मैं आपको आपके सामने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ। सबसे पहले, जैसे कि बचपन में हम लोग सीखते आ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का लेटर्स, वर्णमाला को, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्णमाला को लेके आए हैं। लेटर्स, आप इंग्लिश ग्रामर के लेटर्स को सबसे पहले जानेंगे। आपको मैं यहाँ पे एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों से जब मैंने पूछा कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट, तो वो लोग बताते हैं कि दे आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश ग्रामर। ये बिल्कुल गलत है। अल्फ़ाबेट इंग्लिश ग्रामर में एक ही है, वर्णमाला इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक ही है। लेकिन अगर बात मैं करूं लेटर्स की, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स है, 26 वर्ण है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, जिसको हमने दो ग्रुप में, दो समूहों में बांटा है। वन इज वॉवेल्स एंड वन मोर इज कॉन्सोनेंट्स। एक को हमने वॉवेल्स बोला और एक को हमने कॉन्सोनेंट्स बोला। अब यहाँ पे हम डिफर करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन कॉन्सोनेंट है और कौन वॉवेल्स है। तो यहाँ पे आप वॉवेल से समझिएगा कि देर आर the letters that can be pronounced without the help of any other letter are called vowels। यानी कि हम कह सकते हैं कि vowel लेटर हम उसको कहेंगे कि वो लेटर, वो वर्ण जिसका उच्चारण के समय हम किसी दूसरे लेटर या दूसरे अक्षर का प्रयोग ना करें, दूसरे अक्षर का सहयोग ना करें, मदद ना ले, बिना कोई मदद के जो लेटर प्रोनाउंस होता है उसी को हम वॉवेल कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, ओ, यू इस तरह से स्वर्ण वर्ण होता है, उसी तरह से वॉवेल्स के अंदर आपने देखना है कि देयर आर 5 लेटर्स इन वॉवेल। वो 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 ऐसे लेटर्स है जिसका उच्चारण में हमें किसी दूसरे लेटर्स का सहयोग नहीं लेना पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे कॉन्सोनेंट को। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग लेटर्स 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, कि बाकी के बचे हुए जो टोटल 21 अक्षर है वो सभी कॉन्सोनेंट है, वो सभी कॉन्सोनेंट है। दे कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ ए वोवेल। ये जो 21 लेटर्स है, इसका जब भी हम उच्चारण करेंगे तो इसके लिए हमें वॉवेल की हेल्प लेना होगा। जैसे कि हम बात करते हैं बी, सी, डी, ये इससे जितने भी हम वर्ड को बनाएंगे, ये वर्ड को बनाने के लिए हमें वॉवेल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मुझे हिंदी में लिखना है राम। अब इसी राम को हमें क्या करना है, इंग्लिश में राइट करना है। तो आप जानते हो कि आर फॉर रा, एम फॉर म। हम यहाँ पे रा के लिए आर को डाले और म के लिए एम को डाले तो ये हमारा कंप्लीट वर्ड नहीं बनेगा। इसके लिए हमें कोई ना कोई वोवेल का प्रयोग करना पड़ेगा। और कोई क्या, जब हम यहाँ पे जो चिन्ह हम देख रहे हैं, मात्रा हम जो देख रहे हैं, वो आ की मात्रा है, तो आ को रेफर करता है ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए को डालेंगे तभी ये कंप्लीट राम बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्सोनेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें मदद लेनी होती है किसी न किसी वॉवेल को। जबकि हमने वॉवेल में देखा कि जो 5 वॉवेल लेटर है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए, इसको लिखने के लिए हमें किसी वॉवेल की किसी अदर लेटर का हेल्प नहीं लेना पड़ा। उसके बाद एक चीज और देखना है आपको कि नोट में हमने यहां लिख रखा है कि W एंड Y, ध्यान से देखेंगे, W एंड Y आर दी 2 लेटर्स दैट कैन बी यूज्ड बोथ एज वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। कि W और Y दो ऐसे लेटर्स है, दो ऐसे वर्ण है, दो ऐसे अक्षर है जिनका हम प्रयोग वॉवेल के रूप में भी करते हैं और कॉन्सोनेंट के रूप में भी करते हैं।
वॉवेल के रूप में भी करते हैं, कॉन्सोनेंट के रूप में भी करते हैं, इसे हम सेमी वॉवेल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड है, क्राई, ड्राई, फ्राई, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें कोई भी 5 मेन वॉवेल नहीं आया है, फिर भी एक शब्द बना है। इस पे हमने किसका उपयोग किया, वाई का उपयोग करके हमने इसको एक शब्द बनाया है। तो ये जो वाई और डब्ल्यू एक ऐसा लेटर्स है जिसका हम प्रयोग वॉवेल में भी करते हैं और कॉन्सोनेंट में भी करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं वर्ड्स क्या है, शब्द क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी में हमने जहां तक पढ़ा है कि शब्दों अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। उसी तरह से आप यहां इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, कह रहा है कि एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ, कि मुंह से उच्चारण करने वाला, मुंह से निकलने वाला कोई भी ऐसा जो आवाज है वो सभी शब्द कहलाता है। और बट विच हैज ए मीनिंग, वो सब, वो आवाज, वो साउंड जिसमें कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ विच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ए वर्ड इज फॉर्म्ड बाय वन और मोर लेटर्स, एक शब्द को बनाने के लिए हमें एक या एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। एक या एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। इसका एक और डेफिनेशन है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स that makes a complete meaning or sense is called word। यानी कि शब्दों अक्षरों का वह सार्थक मेल जिसके पास एक अच्छा मतलब निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। यानी कि हम सिर्फ लेटर को अरेंज कर देने, लेटर को राइट कर देने से वो कोई शब्द नहीं बनेगा, है ना, उसको कॉम्बिनेशन भी करना है और एक कंप्लीट सेंस भी देना है। ठीक है ना, उसको क्या करना है, कॉम्बिनेशन भी करना है और एक कंप्लीट सेंस भी देना है। उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, GTIRE, इसका कोई अर्थ निकालो। है तो ये लेटर, यहाँ पे G है, T है, I है, R है, E है, इसका कोई अर्थ निकालो, इसका कोई मीनिंग बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। तो ये अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके पास कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं है, इसके पास कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। तो ये क्या है, ये वर्ड कभी नहीं बन सकता है। अब इन्हीं सब लेटर को हमने अरेंज कर दिया, एक सेंस दे दिया, एक मतलब दे दिया। अब इसी को हमने टी को, आई को, जी को, ई को, आर को एक सेंस के साथ लिखा। अब बताओ इसका हिंदी क्या होगा, इसका ये क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ है, टाइगर। और टाइगर मीन्स बाघ, टाइगर मीन्स बाघ। तो ये कंप्लीट वर्ड कहलाता है। ये कंप्लीट वर्ड कभी नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई सार्थक मेल, सार्थक अर्थ नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो इसको एक बार आप लोग लिख लेंगे अपने पास, फिर हम दूसरे चीज को लेके आते हैं। तो बच्चों आगे नहीं बोलना है। सॉरी। तो बच्चों आगे हम जानेंगे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है सिलेबल। सिलेबल इट मीन्स होता है शब्दांश। क्या होता है, शब्दांश। सिलेबल मीन्स शब्दांश। इसका डेफिनेशन जानेंगे, द पार्ट ऑफ वर्ड प्रोनाउंस्ड इन वन इंटेंस इज कॉल्ड सिलेबल। यानी कि शब्दों का वह भाग जिसका उच्चारण एक बार में हो जाता है, जिसका उच्चारण एक बार में हो जाता है, उसे हम सिलेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेबल। ए वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल। एक शब्द के अंदर
एक सिलेबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा सिलेबल भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे वर्ड ऑफ वन सिलेबल, एक ऐसा शब्द जिसमें मात्र एक सिलेबल है, जिसमें मात्र एक सिलेबल है, जिसका उच्चारण एक बार में हो जाता है, जैसे यू, मी, गो, रन, सीट, ईटीसी। यू, मी, गो, रन, सीट, ईटीसी, इन सब शब्दों का उच्चारण हम एक बार में करते हैं। इसके अंदर कोई शब्दांश हमें नहीं मिलता, इनका उच्चारण एक बार में होता है। अगला हम देखेंगे वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स, वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स। अब यहां पर आप देखोगे फादर, फादर, अब कंप्लीटली आप क्या बोलते हो, फादर, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं इसका प्रोनाउंस होता है, फादर, फादर, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर, वाटर, मंकी, मंकी। आप देख रहे हो कि हर शब्द को तोड़ तोड़ के बोला जाता है। तो आप यहां पे देखो फादर, इसमें एफ एक सिलेबल है, दर एक सिलेबल है, वा एक सिलेबल है, टर एक सिलेबल है ना। तो इस तरह से शब्दांश को हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा हम देखेंगे वर्ड्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स, कुछ ऐसे शब्द हमारे पास है जिनमें दो से ज्यादा सिलेबल्स है, दो से ज्यादा शब्दांश हमें देखने को मिलता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब कंप्लीटली आप क्या बोलते हो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ईटीसी। तो ये सब ऐसे शब्द है जिनमें एक या एक से ज्यादा, दो, है ना, ये ऐसे सिलेबल्स मिलते हैं। तो ये ऐसे सिलेबल्स, ये सारे चीज को हम लोग शब्दांश कहते हैं। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस मींस वाक्य, सेंटेंस मींस वाक्य। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड that makes a complete meaning or sense is called a sentence. A combination of words that makes a complete meaning or sense is called sentence. यानी कि अक्षरों का वह सार्थक मेल, अक्षरों का वह सार्थक मेल, सॉरी, शब्दों का वह सार्थक मेल, शब्दों का वह सार्थक मेल जो कि एक पूर्ण वाक्य बनावे, जिसका कोई मतलब निकलता है, जिसका कोई एक मीन्स निकलता है, उसी को हम यहाँ पे वाक्य कहेंगे। देखिए हमारे पास बहुत सारा शब्द है, जैसे हमने लिखा राम बॉय इज गुड। तो आप यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके बताओ, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, राम बॉय इज गुड, राम बॉय इज गुड। अब इसका हिंदी तोड़ोगे तो राम लड़का अच्छा है, राम लड़का अच्छा है। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, शब्द बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है, लेकिन एक सेंस में नहीं आ रहा है। अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हम अरेंज करते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, तो हो जाएगा क्या कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो अब ये इसको हिंदी आप उच्चारण करो कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है ना। तो ये कंप्लीट सेंस हुआ, कंप्लीट अर्थ जिसका निकला, पूर्ण अर्थ निकला, सार्थक अर्थ निकला, इसी को हम वाक्य या सेंटेंस कहेंगे। एक सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं तो आप यहां पे देख लेंगे, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। एक सेंटेंसेज के 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारे डिफर करेंगे, बहुत सारे काइंड्स को पढ़ेंगे। मेनली हमने यहाँ पे 2 चीज को लिखा है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 2 और होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके बाद और भी हम सेंटेंस को पढ़ेंगे जिनमें आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी मिलेंगे, निगेटिव सेंटेंस भी मिलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस भी आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है निश्चितात्मक वाक्य, निश्चितात्मक वाक्य, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद हम एश्योर्ड हो जाए, असर्ट हो जाए, निश्चित हो जाए कि स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। जैसे कि आप यहां देख रहे हो, क्या इसका डेफिनेशन है कि ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन जिसको करने के बाद आप निश्चित हो जाओ, आप असर्ट हो जाओ कि ये सही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे, जैसे हमने यहां पे लिखा कि राम्स फादर इज राजा दशरथ,
दशरथ। तो आप इस सेंटेंस का हिंदी उच्चारण करो कि राम जी के पिताजी कौन है। आप रामायण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राम जी के पिताजी कौन है, तो दशरथ है। राम जी के पिताजी कौन है, तो दशरथ है। ये सेंटेंस, इस वाक्य को पढ़ने के बाद हम असर्ट हो जाते हैं, हम जान जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है। उसी तरह से एक और असर्शन हम देखेंगे कि द सन राइजेज इन दी ईस्ट। ये सेंटेंस में भी हम असर्ट क्या हो रहे हैं, ये सेंटेंस भी हम असर्ट क्या कर रहा है कि सूरज पूरब में उगता है। हम सभी जानते हैं, ये निश्चित है कि सूरज जब भी उगेगा तो किस दिशा की ओर उगेगा, पूरब की दिशा की ओर उगेगा। तो ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें सेंस होता है, हमें पता चलता है द सन राइजेज इन दी ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। अब देखो यहीं पे हम एक और एग्जांपल आपको लिख के दिखा देते हैं कि हम यहां पे लिखेंगे कि दी अर्थ इज स्क्वायर, है ना, दी अर्थ इज स्क्वायर। अब यहां पे हम लिख के बताएंगे कि पृथ्वी चौकोर है। पृथ्वी क्या है, वर्गाकार है, चौकोर है। तो देखो सेंटेंस में कोई खराबी नहीं है, सेंटेंस कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, ना ही सेंटेंस में कोई मीनिंग मिस्टेक है, कोई एरर है, लेकिन इसका एक सेंस असर्ट नहीं हो रहा है। आप इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या देख रहे हो, द अर्थ इज स्क्वायर। ना तो मैंने दी को गलत लिखा, मैंने अर्थ को भी ना गलत लिखा, ना तो मैंने इज गलत लिखा, ना मैंने स्क्वायर गलत लिखा। लेकिन ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आप असर्ट नहीं हो, आप निश्चित नहीं हो कि द अर्थ इज स्क्वायर, क्योंकि लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी ना तो स्क्वायर है ना तो राउंड है। पृथ्वी क्या है, जिसको हम बोलते हैं किस आकृति में पृथ्वी है, तो हम लोग सभी जानते हैं पृथ्वी जियोइड है, यानी कि चपटी है। ना तो ये राउंड है और ना तो ये स्क्वायर में। पृथ्वी कैसी है, जियोइड है, यानी कि चपटी है, थोड़ी सी चपटी है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस पर हम असर्ट नहीं, इस सेंटेंस पर हम असर्ट नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के काइंड को हम देखेंगे तो यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नात्मक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नात्मक वाक्य। ये सेंटेंस का डेफिनेशन है कि ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि हमसे कुछ पूछता है, हमसे कुछ इंक्वायरी करता है, हमसे कुछ पूछताछ करता है, ठीक है ना, जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रश्नात्मक शब्द वाक्य बोलेंगे। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एग्जांपल है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, सेंटेंस को सेंस पकड़िए, क्या कह रहा है कि आपका नाम क्या है, यानी हमसे कुछ क्वेरी कर रहा है, हमसे कुछ पूछताछ कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको लिखेंगे, आगे हम जानेंगे, आगे हम और भी बताएंगे इसको, तब तक आप लिखेंगे। तो आइए अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसको हम बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसका पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। ए सेंटेंस दैट डिनाई ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जो कि किसी कथन, किसी स्टेटमेंट को नकार रहा है, जो कि किसी कथन, किसी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, नकार रहा है। वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि जो आप स्टेटमेंट दे रहा है, जो बातें कर रहा है, उससे वो नकार, उससे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि वो नकार रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, है ना, नकार रहा है ना। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। तो ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा लगे स्टेटमेंट नकार रहा है, डिनाई कर रहा है,
वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम जानेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का सेंटेंस का मतलब होता है प्रेरणात्मक वाक्य। प्रेरणात्मक वाक्य, प्रेरणात्मक वाक्य यानी कि वो सेंटेंस, देखो इसका एग्जांपल डेफिनेशन पहले हम समझेंगे कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए कमांड, एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और एन एंट्रीटी, यानी कि वैसा सेंटेंस जो किसी आज्ञा को, किसी आदेश को, किसी रिक्वेस्ट को, किसी सलाह को, है ना, किसी विनती को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद, जिसको बोलने सुनने के बाद ऐसा फील हो कि वो कोई ऑर्डर कर रहा है, या फिर कोई आदेश दे रहा है, या फिर कोई प्रार्थना विनती कर रहा है, या फिर कोई सलाह दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेरणात्मक वाक्य, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट मतलब शांत रहो। शांत रहो क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है ना। गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, यहां से जाओ, क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है ना। फॉरगिव अस, हमें माफ करो, क्या कर रहे हैं हम लोग? विनती कर रहे हैं। फॉरगिव अस, हमें माफ करो, है ना। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे, कृपया मेरी मदद करे। तो ऐसा सेंटेंस क्या कर रहा है? हमसे विनती कर रहा है। फिर हम एक एग्जाम्पल और जानेंगे कि कंसल्ट ए गुड फिजिशियन। फिजिशियन यानी कि गुड फिजिशियन, यानी कि एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लो, एक अच्छे फिजिशियन से सलाह लो, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है क्या आपका? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य, वो वाक्य जिसमें विस्मय, विस्मय मतलब होता है कि कोई ना कोई एक्सप्रेशन लाना। यानी कि देखिए इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए सडन फीलिंग ऑफ प्लीजर, यानी कि ये सेंटेंस जो किसी चीज को व्यक्त कर रहा है, अचानक किसी भावना को व्यक्त कर रहा है, आनंद की भावना हो, दुख की भावना हो, गुस्सा की भावना हो, आश्चर्य की भावना हो, है ना। ऐसा सेंटेंस जिसमें आनंद भी हो, खुशी भी हो, दुख भी हो, गुस्सा भी हो, आश्चर्य हो, इन सब चीजों को जो व्यक्त कर रहा है, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अपना एक वर्ड होता है, अपना एक वर्ड होता है। जैसे हमने यहां पे लिखा अलास। अलास मतलब आह, अलास मतलब आह, है ना। आह आई एम, अलास आई एम रूइंड, आह मैं बर्बाद हो गया, आह मैं बर्बाद हो गया। अफसोस जाहिर कर रहा है। क्या जाहिर कर रहा है? अफसोस, है ना, सौरव जाहिर कर रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीज, क्या कर रहा है? सरप्राइज कर रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीज, आश्चर्य कर रहा है कि वो कितनी खूबसूरत लड़की है, वह कितनी खूबसूरत लड़की है। नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखेंगे, वो क्या कर रहा है? हुर्रे वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। क्या व्यक्त कर रहा है? प्लीजर व्यक्त कर रहा है, आनंद व्यक्त कर रहा है ना। तो ये आज हमने सीखा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सेंटेंस का, कुछ बेसिक सेंटेंस। तो ये था आपका सेंटेंस को लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर राइट डाउन कीजिए, है ना। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देंगे जिसमें आपको पिक आउट करना है कि कौन एक्सक्लामेटरी है। कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, इसमें आपको पता लगाना है कौन नेगेटिव है, कौन असर्टिव है, कौन अफर्मेटिव है, ये आपको पता लगाना है। प्यारे बच्चों, सेंटेंस में एक काइंड्स को मैंने मिस किया था, उसके लिए सॉरी। आपको एक सेंटेंस का एक काइंड्स और भी बताएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य। ये सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य, इच्छात्मक नाम से ही लग रहा है कि कोई इच्छा जाहिर कर रहा है ना। इसका डेफिनेशन एक बार हम लोग देखेंगे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज, a sentence that expresses a wish, prayer, curse to someone, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो किसी के लिए कामना, प्रार्थना या
श्राप व्यक्त करता हो, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो। ये क्या है? ये प्रे है, विश है। मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता तुम्हारी कदम चूमे, सफलता तुम्हारी कदम चूमे, ये हम विश कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, ये भी मैं किसी से किसी से मैं विश कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मे सी डाई लाइक ए डॉग, मे सी डाई लाइक ए डॉग, भगवान करे वो कुत्ते की मौत मरी, भगवान करे वह कुत्ते की मौत मरे। तो ये सब जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ये सभी सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है विश को, प्रेयर को, कर्ज को, किसी के लिए, है ना, किसी के लिए मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस का एक लास्ट टॉपिक था। अब प्यारे बच्चों, मैं अब आप लोग को जितना भी सेंटेंस के काइंड्स को बताया, उस सेंटेंस के काइंड्स को आपको मैं एक होमवर्क की तरह से दे रहा हूं, जिसमें आपको पिक आउट करना है। जो नीचे यहां पे कुछ सेंटेंस 10 सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको पिक आउट करना है कि कौन असर्टिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन इंपरेटिव है, कौन ऑप्टेटिव है और कौन एक्सक्लेमेटरी है। तो आप ये 10 सेंटेंस को राइट डाउन कर लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप हमें ये होमवर्क कल देना, है ना, ये होमवर्क बनाकर आप कल देना, इनमें से कौन सेंटेंस है। अब मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि अब रोजाना आपको अंग्रेजी ग्रामर की क्लास, इंग्लिश ग्रामर की क्लास रोजाना आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। इसमें क्लास कैसी है ये आप फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।